हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, बोल्टेड कनेक्शन में बहुत समय हो चुका है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बोल्टेड कनेक्शन में समय तो लगता है बेटा, समय तो लगता है जी। पढ़ना तो पड़ेगा, इतना बिना पढ़े नहीं होगा काम। दोस्तों, एक न्यूमेरिकल हम आज डील करेंगे, सिंगल बोल्टेड डबल कवर, डबल कवर बट ज्वाइंट। ये कुछ आपको दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको करना। इस प्रकार से जब आप डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड को सीख रहे थे, आपको याद होगा जब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड आपने सीखा, स्टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, उस पर न्यूमेरिकल हमने किया। लेकिन अभी हमने जो है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये सब बातें सीख ली, तो क्यों ना एक न्यूमेरिकल इस पर आधारित किया जाए कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर्मूले इसको। उसके बाद कुछ WSM के फॉर्मूले हैं बोर्ड के लिए, और देन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे इसी बोल्टेड कनेक्शन से। ठीक है, तो सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट ज्वाइंट है दोस्तों, सबसे पहली बात। दूसरी बात है यहाँ पर कि ये जो प्लेट है ना, दो प्लेट यूज की जा रही है, कहने का मतलब है दो प्लेट को कनेक्ट किया जा रहा है जो कि 8 mm की है, यूज्ड टू कनेक्ट, फिगर दिया हुआ है वैसे, कनेक्ट टू प्लेट, ऑफ ऑफ टू प्लेट ऑफ 8 mm 5। कहने का मतलब वो जो प्लेट है ना 8 mm का है। यहाँ पर बोर्ड का डायमीटर भी आपको दे रखा है, जो प्लेट वो कनेक्ट हो रही है वो 8 mm की है। यहाँ पर बोल्ट जो दे रखा है वो M16 का दे रखा है दोस्तों। साथ ही साथ जो बोल्ट का ग्रेड है वो भी दे रखा है। कहने का मतलब है उसने ये तो दे रखा है थिकनेस, उसके बाद बोला है कि अज्यूम दी M16 बोल्ट, और M16 का मतलब तो आप जानते ही हैं दोस्तों, कि M16 क्या दिखाता है। ने कहा है कि M60 बोल्ट बोला है, और साथ ही साथ में कहा है कि M60 बोल्ट ऑफ ग्रेड, इसका जो ग्रेड है ना, ग्रेड भी आपको दिया है, बोर्ड का जो ग्रेड दिया है, तो ग्रेड तो पढ़ना आपको आता ही है बेटा, है ना। वो दिया है 4.6, ये आपका ग्रेड दे दिया इसने बोर्ड का 4.6। ये बातें आपको पता है कि 4.6 का मतलब क्या, ये भी गिवन है। बोला गया है कि कवर प्लेट का थिकनेस कितना है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, या कवर प्लेट की बात किया जाए तो ये है बेटा 6 mm थिक। कवर प्लेट कितना है, 6 mm का थिक है, ये भी गिवन हो गया। और क्या क्या दिया, डेटा दिया है आपको। बोला गया है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है ना, 4 बोल्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है, 4 बोल्ट, वैसे फिगर आपको गिवन है, टेंशन न ले, 4 बोल्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कैलकुलेट क्या करना है, 4 बोल्ट आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 बोल्ट्स आर प्रोवाइडेड। मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा क्योंकि फिगर आपका गिवन है, दिया हुआ है। साथ ही साथ बोल रहा है 4 बोल्ट आर प्रोवाइडेड इन द बोल्ट लाइन, जो बोल्ट लाइन होती है ना, समझाऊंगा अभी आपको फिगर में। इसमें 4 बोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं, पहली बात तो ये है। यहाँ पर पिच भी दिया उसने 45 mm का, पिच उसने दे रखा 45 mm का। जो बोल्ट आपने प्रोवाइड किए हैं 45 mm के पिच पर किए हैं, ध्यान रखिएगा, इतनी बातें आपको पता हो गई। इसके बाद दोस्तों, प्लेट जो दिया हुआ है उसने, जो प्लेट है ना आपकी, वो जो स्टील की बनी हुई है प्लेट, जो आपकी प्लेट है वो है स्टील ग्रेड की। वो कौन सा स्टील ग्रेड है, ये है 410, FE 410।
ग्रेड की स्टील की प्लेट है, Fe 410 की स्टील की ग्रेड, मतलब कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिखा दिया आपको। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है बालकों, कैलकुलेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ करना है और साथ ही साथ एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड जॉइंट आपको बताना है। स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड जॉइंट या ऑफ जॉइंट लिखें। दोस्तों ये है क्वेश्चन। यहाँ पर डेटा को मैंने पहले ही फोकस कर दिया कि क्या क्या डेटा दिया, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका सिंगल बोल्टेड है और डबल कवर है, इसको अंडरलाइन कर दिया। दो प्लेट जो आपकी मेन प्लेट होती है कनेक्ट किया जा रहा है, जिसमें कि दोनों प्लेट की जो थिकनेस है 8 mm है। उसके बाद जो बोल्ट आप यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर 16 mm है। M16 का मतलब यही होता है, कहने का मतलब ये नॉमिनल डाया है, बोल्ट डाया है, इसको ग्रॉस डाया में, सॉरी इसको ग्रॉस डाया में मतलब कि होल डाया में यूज निकाल देंगे। ग्रेड 4.6 बोल्ट का मतलब है कि बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकल जाती है FUB 400 और FYB यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकल जाता है 240। समझा रखा है सब। कवर प्लेट का जो थिकनेस है वो 6 mm दिया है और यहाँ पर 4 बोल्ट आपके यूज हो रहे हैं, कहने का मतलब नंबर ऑफ बोल्ट भी दिया है बोल्ट की लाइन में। और पिच का मान भी आपको दिया है दोस्तों, पिच भी आपको 45 mm पर दिए हुए हैं। प्लेट का जो ग्रेड होता है, किस ग्रेड की स्टील आप यूज कर रहे हैं, तो Fe 410 का ग्रेड है, उस प्लेट के बारे में हमने देखा। उसके बाद कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी। फाइनली दोस्तों हमें एफिशिएंसी निकालनी है, स्ट्रेंथ तो साथ साथ आपकी आएगी ही, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही होता है स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, जिसमें कि VDB, TDG, TDN, VDB, उनमें से जो मिनिमम होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट होगा अपॉन आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कहोगे इंटू 100 कहोगे तो वही निकल जाएगा। कहने का मतलब आपके पास सारी की सारी कहानी समझे आप, नहीं समझे? समझ गए? अब यहाँ पर आपका जो फिगर है उसको बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका फिगर है उसको बनाते हैं। फिगर गिवन है दोस्तों, फिगर जो है ना गिवन है, फिगर बना देते हैं पहले, फिर उसके बाद आपकी कहानी अलग होगी। पहले फिगर बना दे रहा हूँ, फिगर गिवन है, इधर बना देते। कोई प्लेट है, इसमें ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ आप दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या बना दिया। उसके बाद यहाँ पर इस सेंटर लाइन का मतलब भी आप समझते हैं बहुत अच्छे से, भली भांति। इस सेंटर लाइन का मतलब क्या है, हाँ ये भी आप समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रिबेट बोल्ट लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से लगे हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी लगे हैं। और अगर इसका मैं फिगर ही बनाना चाहूँ तो फिगर भी बना लो जी, क्या दिक्कत है, क्योंकि उसने कहा था कि डबल कवर है। दोस्तों सबसे पहले तो मेन प्लेट को बनाइए, ये सिंगल कवर है या डबल कवर है? डबल कवर है ना, लेकिन सिंगल बोल्टेड है। एक प्लेट आपकी ये हो गई और दूसरी प्लेट आपकी मेन प्लेट ये हो गई दोस्तों, और ये दोनों ही प्लेट 8 mm की हैं, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही प्लेट 8 mm की हैं, जबकि कवर प्लेट सिंगल लगी है कि डबल लगी है, ये बताओ सर। डबल कवर है, भले इसकी थिकनेस थोड़ा सा और कम है, ये लो ठीक है, ठीक है जी, थोड़ा सा थिकनेस कम होते हुए दिखा दो, इसका कलर भी चेंज होते हुए दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ये आपने क्या कर दिया, कवर प्लेट लगा दिया। कहने का मतलब है दोस्तों ये जो आपकी प्लेट है ये मेन प्लेट की तरह काम कर रही है, और क्योंकि मेन प्लेट है तो भैया हम सभी लोगों को पता है कि ये 8 mm दिया उसने, दोनों का, दोनों का 8 mm दिया है। और इधर वाली जो प्लेट है ये भी 6 mm है, और दोस्तों ये भी 6 mm है, दोनों क्या है 6 mm ऑफ ईच। कहने का मतलब है अब जो बोल्ट लगा हुआ है वो बोल्ट कुछ इस तरीके से लगा है ना दोस्तों, एक बोल्ट यहाँ लगा है जी, और एक बोल्ट यहाँ लगा है जी, और यही तो कहलाता है दोस्तों सिंगल बोल्टेड, सिंगल बोल्टेड डबल कवर, क्या या सॉरी सिंगल बोल्टेड डबल कवर, यही कहलाता है क्या? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है जी? नहीं आ रहा सर, मैं याद दिलाता हूँ आपको, टेंशन ना ले, याद दिलाता हूँ। कहने का मतलब है ना, समझो जरा चीज़ों को। कहने का मतलब है
दोस्तों इस लाइन को कहा जाता है बोल्ट लाइन। ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बोल्ट लाइन कहलाती है दोस्तों। ये भी क्या है, बोल्ट लाइन है। अब इस फिगर को आप अच्छे से फील कर सकते हैं कि ये जो लाइन दिखा रहे हैं, ये जो लाइन दिखा रहे हैं हम, ये जो लाइन दिखा रहे हैं, ये कवर प्लेट की लाइन होते हुए जा रही है। और ये जो तुम्हारी ये मेन लाइन है, ये थोड़ा सा फिगर आगे पीछे हो रखा है, कोई बात नहीं, आप फील कर लेना, इससे समझ लो आप। ये लाइन ये वाली है और एक कवर प्लेट वाली लाइन है, समझ गए, सेम टू सेम है। अब आपके पास दिया क्या था उसने, सिंगल बोल्टेड डबल कवर आपको बनाना था। दोस्तों ये फिगर ही है आपका सिंगल कवर डबल बोल्टेड। अच्छा सिंगल कवर था क्या, सिंगल बोल्ट, अच्छा सिंगल बोल्टेड डबल कवर है भाई, सिंगल कवर नहीं, सिंगल बोल्टेड डबल कवर है। अब ठीक है, सिंगल बोल्टेड डबल कवर देखो कैसे। दोस्तों मैंने आपको रिबेट में भी समझाया था कि अगर आपकी दो प्लेट जुड़ रही हैं तो आपका ऊपर से कवर प्लेट लगा रहे हैं, तो दोस्तों एक बोल्ट यहाँ पर लगाना और एक बोल्ट कंपलसरी हो जाता है। भले ही दो दिख रहे हो आपको, दो लाइन ऑफ एक्शन दिख रहे हो यहाँ पर, लेकिन ये क्योंकि एक के बिना तो ये अधूरा है ना पूरे तरीके से, इसलिए इसको हम कहलाते हैं कि सिंगल बोल्टेड कहलाता है। इसलिए ये बात तो आपको समझ आ गया है कि सिंगल बोल्टेड डबल कवर हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। फिगर ये गिवन है, एग्जाम में ये फिगर गिवन है, दिस इज द फिगर गिवन इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर जो जो डेटा दिया है आपको वो सब डेटा लिख देते हैं। हमारे पास बोर्ड का ग्रेड दिया था, सबसे पहले बोर्ड ग्रेड दिया है दोस्तों। यहाँ से हमारे पास 4.6 के ग्रेड से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, FUB का वैल्यू मिल जाता है 400 MPa। और क्या मिलता है सर, एक FYB यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड चाहिए होगा तो ये भी मिल जाता है 240 MPa। ठीक है, ये भी मिल जाता है ना, नहीं मिलता, ठीक है, ये भी मिल जाता है ना। उसके बाद उसने दिया है प्लेट का ग्रेड। प्लेट जो स्टील ग्रेड है, जो प्लेट आपने लगाई है, अरे बोल्ट अलग है स्टील अलग है ना प्लेट, तो ये जो ग्रेड था ये आपका दिया था दोस्तों 410 FE 410। इससे हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट मिलता है जो कि 410 MPa हो जाएगा। ठीक है, ये भी मिल गया। अच्छा, और हमें क्या दिया था दोस्तों, बोर्ड का M16 का बोर्ड दिया है, M16 बोर्ड दिया है। और M16 बोर्ड से हमें ये मिला कि जो नॉमिनल डाया है वो 16 का है, 16 mm। ये क्या है, बोल्ट का डाया है। लेकिन अगर मुझे ग्रॉस डाया चाहिए, बोल्ट होल डाया चाहिए, बोल्ट होल डाया चाहिए, तो बोल्ट होल डायमीटर के लिए आपको दो तो जोड़ना पड़ेगा यार, 16 + 2 तो करना ही पड़ेगा, जिसको आप D कहेंगे। तो फाइनली यहाँ से हमें ग्रॉस डाया मिल जाएगा 16 और 2 18 mm। इसमें दो जोड़ना पड़ता है ना, याद आ रहा है, 14 से 16 नहीं आ रहा है, कुछ याद आया है, ये हो गया बेटा 18 mm। इतना डेटा आपको पहले चीज तो आपको ये सब इकट्ठा करना जरूरी था, इतना डेटा आपको इकट्ठा करना बहुत जरूरी था। इसके बाद की कहानी अब शुरू करता हूं मैं। क्योंकि दोस्तों मेरा अल्टीमेटम जो एफिशिएंसी निकालने का मेरा मेन औचित्य है वो क्या है जानते हो, मेरा एफिशिएंसी निकालने का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जानते हो, क्योंकि भैया मेरा ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंसी निकालने का, और एफिशिएंसी के लिए हमको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट होगा, और अपॉन में आपको करना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ये फॉर्मूला होता है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद आगे तो हम पढ़ेंगे ही। खैर एफिशिएंसी हमारा मेन टारगेट रहेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अभी हमारा तभी निकलेगा, पहले आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड निकलेगा, उसके बाद जो प्लेट का शेयरिंग का फेलियर, शेयरिंग स्ट्रेंथ निकलेगी, उसके बाद हील्डिंग स्ट्रेंथ निकलेगी प्लेट की, फिर रप्चर स्ट्रेंथ निकलेगी, तब जाके उनमें से जो मिनिमम होगा वो हमको करना है। तो चलिए क्यों ना सबसे पहले हम शुरुआत करें, सबसे पहले ही शेयरिंग स्ट्रेंथ से स्टार्ट करें। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, ध्यान से देखते रहिएगा, सारा डेटा आपने लिख ही दिया है जिन जिन चीज़ों की आपको जरूरत थी और जो दिया भी था। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड का मतलब है VDB, लेकिन VDB जो है दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है क्या, किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था VDB बताओ, कैसे निकालोगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड।
ये तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था ना दोस्तों, एक इधर और एक इधर। इनमें से जो मिनिमम होगा, एक तो आपका VDSB डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, VDPB डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और इन दोनों में से ही जो मिनिमम होगा वही रखना है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDSB, और VDSB के लिए याद आ रहा होगा वो दिन आपको FU अपॉन कितने क्वेश्चन आपको कराए थे शुरू में, मतलब कि एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, √3 इंटू 1.25 NN ANB प्लस NS ASB। आपको याद होगा जबरदस्ती कभी भी तीन जो वो रिडक्शन फैक्टर थे उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, ना आपको लेने की जरूरत है जब तक आपको मेंशन ना हो। वो तीन रिडक्शन फैक्टर आपको याद आ रहा होगा, एक बीटा LJ, एक बीटा LG था और एक बीटा PK था। कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती जब तक कोई मेंशन नहीं है। तो FU का वैल्यू आपको पता है 400, √3 रख दोगे दोस्तों, 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और दोस्तों क्योंकि ये सारा का सारा कहानी क्योंकि डबल कवर का है, और डबल कवर में आपका ये जो होता है ना दोस्तों, ये डबल शेयर का कहानी होगी यहाँ पर। कहने का मतलब जो ज्वाइंट है भी डबल शेयर में, अगर डबल शेयर में है, जब डबल शेयर में है तो इसमें n इज इक्वल टू भी 1 होता है और NS इज इक्वल टू भी 1 होता है, क्योंकि दोनों ही प्लेन जो होंगे शेयरिंग में होंगे। एक आपका जो आपका हेड वाला जो प्लेन है शेयरिंग प्लेन, यहाँ पर देखो ये वाला प्लेन, तो ये भी इंटरसेप्ट में होगा, रुकावट दे रहा होगा प्लेन लोड के लिए। और ये वाला जो प्लेन है जहां पर आपके थ्रेड होंगे वो भी इंटरसेप्ट में है, इसलिए दोनों 1 होंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ आ रही है सिंगल रिवेट की आ रही है, बाद में नंबर ऑफ रिवेट से नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई कर लेना। ये सिंगल की शेयर स्ट्रेंथ आती है, मैं आपको बता दूं, ये जो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ आती है बोल्ट की वो सिंगल बोल्ट की आती है, इनटू मल्टीप्लाई कर देना 4 से, क्योंकि बोल्ट तो आपके देख रहे हैं आप 4 लिख रहे हैं। तो NN का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है, इंटू ANB का वैल्यू देखा जाए तो 0.78 टाइम्स ऑफ ASB हम लेते हैं, और ASB में π/4 ऑफ, अब ध्यान रखिएगा ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जल्दीबाजी में कभी भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो π/4 जो आप लोगे d² हमेशा, क्योंकि हम ASB जो लेते हैं वो सैंक का, वो थ्रेड का लेते हैं। कहने का मतलब वो ग्रॉस एरिया का नहीं लेते, होल का नहीं लेते, बल्कि ध्यान रखिएगा ये होल का नहीं लेते, बल्कि हम लेते हैं 16 mm को, 5 को। कहने का मतलब हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब आप ANB निकालोगे तो वो होता तो 0.78 टाइम्स ऑफ ASB होता है, लेकिन ASB जब निकाल रहे होंगे ये तो π/4 ऑफ d² से नहीं करोगे बल्कि 5 के स्क्वायर से करोगे। तो π/4 ऑफ 16 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ANB, प्लस 1 कर दोगे इंटू ASB अगेन π/4 ऑफ 16 का होल स्क्वायर, और ये इस तरह से। लेकिन ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ आएगा ना ये आपका न्यूटन में आएगा, क्योंकि सारे के सारे ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में 400, इसलिए एक काम करो इसमें मल्टीप्लाई कर देना 10⁻³ का, या नीचे अपॉन 1000 कर दो, एक ही बात है, 10⁻³ तो यहाँ से VDSB आ जाएगा बेटा 66.11 डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दिस इज द 61.61 है, 61 है, 66.11 है, और ये बेटा आपका आया किलो न्यूटन में, किस में आया, ये आ गया आपका किलो न्यूटन में। तो पहला आंसर आपका हो चुका है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ, अभी तुम्हें VDP निकालना है, VDPB, उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी। VDPB मैंने आपको कहा था कि VDPB में सबसे पहला फैक्टर 2.5 KB, अगेन आपको फाई की जरूरत पड़ेगी, T की जरूरत पड़ेगी, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की जरूरत पड़ेगी, और अपॉन में दोस्तों 1.25 की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब याद आने चाहिए यार, तो ये भी तो तुम्हें याद ही था। ये वाला याद ना था तुम्हें, ये भी तो याद ही था तुम्हें। जब आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद रह सकता है तो वो तो कोई कौन से अलग खेत की मूली है ना, ये भी तो याद रहा है यार तुम्हें। कहने का मतलब यहाँ पर कहानी फंसेगी आपके KB के लिए, और KB इज इक्वल टू दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि E/3
डी आप करते हैं, दूसरा कॉमा पिच अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डी करना था, माइनस का 0.25 करना था। इसके बाद आपको देखना था एफ यू बी अपॉन एफ यू करना था, और उसके बाद 1। और इन्हीं सभी में से ये जितने भी आपने 4 फैक्टर देखे, इनमें से जो मिनिमम होगा ना, यही तो होगा के यू के बी, वो जो कांस्टेंट वो फैक्टर होता था। लेकिन सवाल यह है कि ई क्या रखना है और आपका पी क्या रखना है। लेकिन आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअली में एग्जाम में फिगर ही मेंशन है, आपके पास फिगर ही मेंशन है। पिच तो उसने 45 लिखा हुआ था, लेकिन एंड डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है। कितना है देखते हो, जानने हो? मैं दिखाता हूँ आपको। उसने क्या कहा है ना, आपको पिच डिस्टेंस ये भी दे रखा है उसने लिख के बताया, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसने ये डिस्टेंस, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना। बता देता हूँ, बोल्ट होल डाया मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर ये वैल्यू जो है दोस्तों, ये दिया हुआ उसने 30 mm। कितना दिया है? 30 mm। देखना जरा ध्यान से, ये वाली वैल्यू बार के सेंटर से लेकर ये तक, और इवन ये जो वैल्यू है ये भी उसने दिया है 30 mm। भले आपको पता है कि ये एंड डिस्टेंस है और ये एज डिस्टेंस, दोनों 30 mm दिया है। और बार के सेंटर से लेकर इस बार के सेंटर तक ये जो दूरी होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होती है जी, ये आपकी, ये भी उसने दिया हुआ है, ये भी उसने दिया हुआ है 40 mm। मतलब गेज और पिच दोनों बराबर है, ठीक है। पिच तो आपको पहले ही उसने दे रखा है ना, मैं बल्कि गिवन वाले पॉइंट लिख देता हूँ। पिच आपको 45 mm, 40 नहीं 45 दिया था भाई, सही कर देना उसको, 45 mm, ठीक है ना। ये 45 mm उसने पिच दे रखा था। कहने का मतलब है एंड डिस्टेंस, ई डिस्टेंस, आपको ई का मान भी पता लग गया 30 mm, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो काहे टेंशन लेते हो भैया। कहने का मतलब है ई का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ, आपको 30 रखना पड़ा, पिच का मान आपको 45 रखना पड़ा होगा। डी ये ग्रॉस डायमीटर होता है, तो 16 + 2 18 किया होगा। अगेन डी में आपने 18 रखा होगा। एफ यू बी में आपको पता है 400 रखा होगा, और एफ यू में आपने 410 रखा होगा। तो बस क्या दिक्कत है भाई साहब, क्या दिक्कत है? आंसर निकाल दो जरा, फिर खाली गुणा तो करना है, मतलब डिवाइड ही तो करना है। इधर से ये 0.55 आएगा, ये वाला 0.55 आएगा, 0.58 आएगा, इधर से 0.975 आएगा, और वो 1 है। कहने का मतलब सबसे कम कौन सा हुआ? अरे इसको करके देखो, 0.55 आना है, 0.55, 0.58, 0.975, और ये 1 है। तो सबसे लिस्ट क्या मिला आपको? के बी का वैल्यू वो मिला सर, के बी इज इक्वल टू 0.55 सबसे लिस्ट हुआ। और जब के बी मिल गया ना, अब टी पर कहानी अटक सकती है कि टी क्या लें। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो समझदार हैं। मैंने कहा था कि कवर प्लेट की थिकनेस को जोड़ना है, और मेन प्लेट जो आपकी 8 mm है, इनमें से ही देखना है कि मिनिमम कौन है। तो 8 और 12 में से जो मिनिमम होगा ना, यही तो होगा 8 mm, जिसी को हम रखेंगे थिकनेस ऑफ द प्लेट। कहने का मतलब मैंने आपको यहाँ पर इस फिगर में पहले ही कई बार दिखाया है कि मेन प्लेट आपका 8 mm के हैं, और ये कवर प्लेट 6 mm इधर से और 6 mm इधर से। तो यही तो मैंने बताया था कि कवर प्लेट को आप थिकनेस को जोड़ते हैं, 6 + 6 12 हुआ, मेन प्लेट 8 mm, इन दोनों में से अब देखा जाता है कि मिनिमम कौन है। तो चलिए जी दोस्तों, बात को ध्यान रखते हैं। यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई किया आपने के बी का वैल्यू 0.55, इंटू किया आपने फाई का वैल्यू, फाई नॉमिनल डाया होता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 16, और अगेन टी का मल्टीप्लाई किया तो टी आपका हुआ 8, और इंटू एफ यू का मान आपको 410 पहले ही उसने दे रखा था, और अपॉन में 1.25। लेकिन ये आंसर जो आएगा किलो न्यूटन में हमें चाहिए, इंटू 10⁻³ करिएगा, यहीं से मिलेगा आपको डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है, आपको निकालना हो तो निकाल सकते हो, लेकिन मेरे पास इसका रियल आंसर है 57.72, 57.72। ये आ गया आपका 57.78 किलो न्यूटन। तो कहने का मतलब है दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ है? कहने का मतलब है दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ है? कहने का मतलब मेरा ये है, दोनों में से अरे यार, मिनिमम कौन सा है बताओ यार।
अरे VDP भी मिल गया ना आपको 57.72 या 58 मान के चलो आप मोटे मोटे तौर पर, बताइए। इधर से आया 66.11। तो भैया हमने ये चीज प्रूव कर लिया है यहाँ पर कि हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो आया, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो आया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो आया दोस्तों, इसको हम लिखते हैं VDB। आपने देखा 66 पॉइंट कितना था जी, 11, और ये था 57.72, 57.72। इन दोनों में से मिनिमम देखा जाता है, तो बस हमें आंसर मिल गया सर, VDV इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 57.72, ये हो गया दोस्तों। लेकिन ये तो अभी आपने देखा होगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड जरूर आया है, भले डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड जरूर आया है, लेकिन एक गलती कर दिया आपने यहाँ, ये VDB जरूर आया है लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट नहीं आया है। VDB आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले के लिए तो नहीं आया ना अभी ये, क्योंकि नंबर ऑफ बोल्ट तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से आएगा ना। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगर आपको निकालना हो, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में तो आपको N इंटू VDB करना होता है ना। अरे N इंटू VDB करना पड़ेगा ना, करते हो कि नहीं करते हो? कि नंबर ऑफ बोर्ड कितने हैं तो ना N इंटू VDB करना होगा। N का मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा और VDB आपने 57.72 रख दिया। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 57.72 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे, इसको करके देख लेते हैं। 57.72 कितना आ रहा है, 230, 230, 231 मान लो, 231 राउंड में। तो ये हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि बोल्ट की स्ट्रेंथ को ये डिफाइन करेगा। लेकिन अभी हमें प्लेट की स्ट्रेंथ को चेक करना है, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट। हमने निकालना क्या, पहली बात तो ये समझ लो, इसको दिमाग में खोल कर बिठा दो, हमें निकालना है एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट। और ये जो ज्वाइंट है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तरफ बोल्ट की स्ट्रेंथ से और एक तरफ प्लेट की स्ट्रेंथ से, दोनों ही कितने मिलकर जो है एफिशिएंसी दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालना पड़ा। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के लिए सारे हथकंडे आपने अपनाए, लेकिन ये आपका केवल सिंगल बोल्ट का स्ट्रेंथ निकला था। लेकिन कम जब आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालनी हो तो नंबर ऑफ बोल्ट तो लगाने ही पड़ेंगे, और नंबर ऑफ बोल्ट इन द बोल्ट लाइन दिस इज इक्वल टू 4। ये आपको पता ही है, फिगर से भी पता लग गया है। देखो ये फिगर से भी तो पता लग रहा है, इस फिगर में देखो ना, ये देखो क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 4 बोल्ट। यही तो मैं कह रहा हूं। तो कहने का मतलब है ये बात आपने देख ली कि स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 231 आपको करना है फाइनल करके। कर लिया जी, कोई बताओ, कोई समस्या? अब निकालना है प्लेट के लिए दोस्तों। प्लेट के लिए भी आपको सबसे पहले यील्डिंग के लिए चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यील्डिंग के लिए चेक करना पड़ेगा। कर लो जी, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट तो निकालनी पड़ेगी यार यील्डिंग के लिए, कुछ भी कर लो आप। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट आपको करनी ही पड़ेगी। चेक करें, चलिए जी, सबसे पहले हम निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, लेकिन वो यील्डिंग में। पहले हम यील्डिंग में चेक करेंगे, ठीक है? करें जी, पहले यील्डिंग में और फिर आपका रप्चर में। पहले यील्डिंग में फिर रप्चर में करें, चलो कर देते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट चेक कर रहे हैं, प्लेट का स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन यील्डिंग। अब बेटा यील्डिंग के लिए तो आपको पता है कि यील्डिंग हम ग्रॉस एरिया पे करते हैं। कुछ याद आ रहा है? तो TDG कह रहे थे क्या, TDN कह रहे थे? कुछ याद आ रहा है बेटा? इसको कह रहे थे आप TD और G। क्या तो क्या फॉर्मूला था TDG के लिए? भूल ही जाते हो आप।
टीडीजी के लिए आपको सबसे पहले तो लगाना था एफ वाई, यील्ड स्ट्रेंथ से बात कर रहे थे, और ग्रॉस एरिया लगाना था, इनटू ग्रॉस एरिया करना था, और अपॉन में गामा एम नॉट करके था, मतलब वहां पर हमारा फैक्टर 1.1 था, गामा एम 1 करके था वो, तो 1.1 का फैक्टर है। याद आ रहा है कुछ, सब कुछ याद आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात करते हैं कि ग्रॉस एरिया में क्या लेंगे दोस्तों। ग्रॉस एरिया में जो प्लेट की चौड़ाई होगी पूरी विड्थ, और उसकी जो थिकनेस होगी वही तो लेंगे ना ग्रॉस एरिया में। तो चलिए विड्थ कितना रहेगा सबसे पहले, क्या विड्थ दिया था प्लेट का? अब सवाल यहाँ पर विड्थ का भी है, सवाल तो यहाँ पर विड्थ का भी है कि विड्थ कैसे ले। चलो मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन काहे लेते हो दोस्तों। यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको विड्थ कितना ले। विड्थ इसको कहा जाता है, ये थिकनेस तो चलो ठीक है, मेन प्लेट का चौड़ाई आपको पता रहेगा, लेकिन अभी विड्थ में देखो सबसे पहले, ये देखो 45 यहाँ से हुआ, ऐसे ही दोस्तों आपका 45, ये आपको 45 ये भी रहा होगा, उसने एक साइड का बता रखा है, ये 45 हुआ, ऐसे ही ये भी क्या हुआ होगा, ये भी 45 हुआ होगा। और अगेन यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू क्या हुई होगी, 30 हुई होगी। कहने का मतलब है ना, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, टेंशन न लो। कहने का मतलब है ना, वो ये ऐसा रहा था प्लेट, मोटे मोटे तौर पर समझो ऐसा था, ये एक साइड का बता रहा हूँ मैं आपको केवल, एक रिबेट यहाँ, एक बोल्ट ऐसा, एक बोल्ट ऐसा, एक बोल्ट ऐसा, पढ़ाई बना लेते, एक साइड का बना रहा हूँ, एक बोल्ट यहाँ पर, एक बोल्ट यहाँ पर, एक बोल्ट यहाँ पर, एक बोल्ट यहाँ पर, ठीक है भाई। आपको ये जो एज डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 30। ये आपको पिच डिस्टेंस कितना दिया है सर, 45। ये कौन सा अलग होगा, ये भी तो 45 रहेगा, और ये कितना हो गया सर, 45। अगेन ये एंड डिस्टेंस हो गया, एज डिस्टेंस हो गया, तो ये भी कितना है, 30। अगर मैं आपसे कहूँ विड्थ कितना होगा, तो आप साफ तौर पे कह देंगे कि सर अगर विड्थ लेना हो तो विड्थ इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, इधर ही लिख देता हूँ मैं इसको, अगर विड्थ लेना हो सर तो विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 45 गुणा 3 कर दो क्या, या ऐसी कर दो कोई बात नहीं, प्लस 45 प्लस 30 कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, 30 और 30 60 है ना, 60 और 90, 150, 180 हो गया टोटल, है? अरे 180 हो गया सीधे सीधे, काहे टेंशन लेते हो। कहने का मतलब आपका विड्थ भी निकल चुका है क्या, विड्थ भी निकल चुका है क्या, बताओ। हम्म हम्म कितना हो रहा है, 195 हो रहा है ना ये विड्थ, चेक कर रहा हूँ मैं, बी इज इक्वल टू 195, ठीक है। अच्छा टी कितना रखा आपने, थिकनेस, अरे थिकनेस बेटा आपकी मेन प्लेट की बातें हो रही हैं, कि मेन प्लेट की थिकनेस की बात हो रही है, तो 8 mm लिया जाता है, ठीक है, तो टेंशन न लें। ओके, तो आपका 8 mm थिकनेस हो जाएगी, आपकी 8 mm, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो भाई रख दो आप वैल्यू सारी की सारी, आपका टी डी जी आ जाएगा। बेटा सबसे पहले एफ वाई की बात करते हैं, तो यील्ड स्ट्रेंथ प्लेट का, और ध्यान रखिएगा ये यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है बेटा प्लेट की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यील्ड स्ट्रेंथ आपकी प्लेट की होती है। अरे कैसे पता लगा आपको, क्योंकि एफ ई 410 का ग्रेड आपको प्लेट का दिया था, और एफ ई 410 प्लेट का ग्रेड दिया है, इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है आप याद रखिएगा वो 250 होता है। ये तो तुम्हारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, कर्व याद आ रहा है, ये तुम्हारा यहाँ वाला कर्व है, यह वाली बात हो रही है, ये 410 है, तो इसका यील्ड स्ट्रेंथ 250 यहाँ पर होता है, इस बात को ध्यान रखना, यील्ड स्ट्रेंथ इसका 410 होता है भैया, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 195 इंटू 8 कर दोगे, और अपॉन में आप 1.1 कर दोगे, अगेन ये भी आएगा वैल्यू न्यूटन में, क्योंकि किलो न्यूटन में चाहिए मुझे, तो 10 की पावर -3 कर दो अगेन, तो टीडीजी का मान आ जाएगा आपका किलो न्यूटन में 354.54, और एक किलो न्यूटन में आया क्योंकि आपने इसको चेंज कर दिया था, तो टी डी जी भी आ गया। टी डी जी का मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन द यील्डिंग, निकाल दिया, कोई समस्या। दूसरा क्या निकालना है आपको, फॉर्मूला ये जो 1.1 है ना,
गामा एम नॉट लेते थे, गामा एम नॉट ही तो भाई 1.1, अब याद आ रहा है ना। चलिए जी, हमें निकालना है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर। टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, मेन प्लेट की बात कर रहे हैं हम, पहले वाला भी मेन प्लेट का ही था। तो चलिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट या प्लेट इन इन रप्चर। और फ्रैक्चर के दौरान तो भैया हम अल्टीमेट स्ट्रेस ही लेंगे भाई, अल्टीमेट स्ट्रेस की बारे में बात करेंगे। इसको डिनोट किया जाता था, आपको याद होगा, TDN से, TDN से लेते थे दोस्तों। तो चलिए TDN का फॉर्मूला याद करा लेते हैं आपको। TDN इज इक्वल टू, याद होगा आपको, 0.9 ले रहे थे हम, FU ले रहे थे। यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम AN ले रहे थे, नेट इफेक्टिव एरिया ले रहे थे, एरिया इंटू स्ट्रेस, बस इतना ही खेल था। और नीचे क्या था, गामा M1 था, और गामा M1 का वैल्यू कितना होता है, 1.25 होता है। तो गामा M1 कितना लिया जा रहा था, 1.25 होता है। अब सवाल यहाँ पर अटकेगा तो AN पे अटकेगा, क्योंकि AN जो है ना वो क्रिटिकल सेक्शन के हिसाब से देखना होता है, मैं फिगर में समझाऊंगा आपको। फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले AN क्या रहेगा। दोस्तों AN को देखा जाए तो ये B माइनस N इंटू डी हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा, ये आपका निकलना है फॉर्मूला। लेकिन सवाल ये है कि क्रिटिकल सेक्शन में नंबर ऑफ बोल्ट कितना है, कितना है नंबर ऑफ बोल्ट, AN ऐसे निकल जाएगा। लेकिन आपको तो पता ही है, आप तो समझदार हैं कि सर नंबर ऑफ बोल्ट अगर देखें क्रिटिकल सेक्शन, आप इसमें देखो या इसमें देखो, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन यही है, यही बनेगा। ध्यान से देखो, 1 बोल्ट, 2 बोल्ट, 3 बोल्ट और 4 बोल्ट, तो यही तो करना है हमको। कहने का मतलब है यहाँ पर B माइनस एन डी इंटू टी का मतलब है आपको B माइनस 4 इंटू डी इंटू टी करना है, और डी ये ग्रॉस डायमीटर होता है, आपको बता दें। तो चलिए जी, यहाँ पर 0.9 कर दिया, और यहाँ पर FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, दिस इज टेकन है 410। AN में आपने किया B का वैल्यू था 195, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ डी आपने 18 रखा था, और इनटू आपने थिकनेस ऑफ द प्लेट 8 आपने रखा, और अपॉन में गामा M1 का वैल्यू 1.25 रखा। ये कुछ इस तरीके से करना है दोस्तों ना। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। आ जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका 10 की पावर -3 करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका किलोमीटर में नहीं आएगा, न्यूटन में आएगा। TDN का वैल्यू बताइए, किसी ने किया हो तो। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि जब तक आपके एग्जाम में कहा ना गया हो, कहीं पर लिख देना, जब तक कहा ना गया हो, लिख देना यहाँ पर कहीं से, जब तक कहा ना गया हो तब तक आप ब्लॉक शेयर की कोई बात भी नहीं करेंगे, ना करने की जरूरत है। क्योंकि जो ब्लॉक शेयर के जो क्वेश्चन होते हैं, या जब आपके एग्जाम में ब्लॉक शेयर का केस जब पूछने वाला होता है, तो साफ साफ मेंशन कर देता है ऑल्सो चेक फॉर द ब्लैक शेयर स्ट्रेंथ। इसलिए जब भी कहा ना गया हो, जबरदस्ती जो है फालतू का टेंशन मोल ना लें। इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक कहा ना गया हो कुछ भी नहीं लेना मोल। तो बस दोस्तों यहाँ पर आपने TDN भी निकाल चुका है 290.42, 290.42 किलो न्यूटन में ही आएगा आपका TDN। कहने का मतलब मैं सबकी वैल्यू एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों। निकल गया TDN 294.42, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई जी। हमें निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। अब फाइनल हमें स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी एफिशिएंसी के लिए, और वैसे भी स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट तो उसने कहा भी है कि स्पेशली भी हमें वैल्यू चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट के लिए कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें पता है, पहले ही मैंने आपको सिखा दिया कि भाई ब्लॉक शेयर की तब तक बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे जब तक कुछ बोला नहीं गया हो, और जब बोला नहीं गया है तो 4 टाइम्स ऑफ VDB की बात करेंगे, कॉमा कॉमा, और या तो आप TDG की बात करेंगे, या तो आप TDN की बात करेंगे, और इन तीनों में से ही जो मिनिमम होगा, अगर अगर आपका ब्लॉक शेयर फेलियर के लिए भी होता तो फिर वो भी आपका यहाँ पर ऐड होता, और तब जाके आप मिनिमम देखते। लेकिन ब्लॉक शेयर की कोई बात नहीं करेंगे, कि मेंशन ही नहीं है यहाँ पर। आप सभी लोग जानते हैं कि VDB की जो वैल्यू थी, हमने पहले ही आपको बता दिया था VDB की वैल्यू,
बताइए कितना था? ईडीजी कितना है आपका? इधर से दोस्तों वीडीबी आपका 57.72 आ गया, और इधर से आपका ये आ गया 231 किलो न्यूटन वीडीबी। टीडीजी की बात करें तो टीडीजी आपका आया 354.54, 54.54। और इधर से टीडीएन जो आया आपका ये आया 290.42। अब बताओ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या आया? मिनिमम चाहिए जी, मिनिमम तो 231 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो मिनिमम तो 231 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। कहने का मतलब है 231 किलो न्यूटन मेरे पास आंसर आ चुका है। और ये क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट है। दिस द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, एक्चुअली में ये आया आपका एक्चुअल आंसर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट का। तो पहला आंसर आपका आ चुका है अभी, लेकिन अभी एफिशिएंसी निकालना है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आपका ये आ गया, पहला आंसर आपका आ चुका है भाई। दूसरा आंसर चाहिए आपको एफिशिएंसी, लेकिन एफिशिएंसी के लिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट चाहिए, एफिशिएंसी के लिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट चाहिए। तो चलिए हम सब लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, और आपको पता होगा मैंने लिखा रखा आपको, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इज गवर्न्ड बाय, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इज गवर्न्ड बाय रीडिंग क्या, और रीडिंग का मतलब क्या? टीडीजी क्या, क्योंकि रीडिंग में आपका टीडीजी निकालते हैं, इसलिए टीडीजी वाला फॉर्मूला लगा को दबा के। काहे मेहनत करोगे, पगला गए हो क्या, काहे करोगे ऐसा? क्योंकि टीडीजी तो आप पहले ही निकाल चुके हैं भाई, जबरदस्ती क्यों फॉर्मूला लगाना है? लगाना चाह रहा हो तो लगा लो भाई, फिर से वही वही वाली बात, एफ वाई ए जी अपॉन 1.1 सब कुछ फिर से करना है। इस प्रकार से आपने टीडीजी यहाँ पर किया ना, सेम टू सेम एफ वाई इंटू ए जी अपॉन 1.354.454 आ जाएगा। कहने का मतलब है सीधे सीधे जबरदस्ती काहे लगाना है, वही किया होगा आपने, एफ वाई इंटू ए जी और अपॉन में 1.1 किया होगा, 354 आ गया। कहने का मतलब टीडीजी का वैल्यू वही 354.54, टीडीजी का वैल्यू 354.54 किलो न्यूटन। चलिए जी वक्त आ गया है लास्ट करने का, इसका एफिशिएंसी निकालने का वक्त आ चुका है, एफिशिएंसी निकालने का। ध्यान से देखते रहिए, एफिशिएंसी मैं निकाल रहा हूँ, एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। एफिशिएंसी दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो कि 231 किलो न्यूटन आया था, और अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट जो कि हमने रख दिया 354.54, और इनटू आप 100 कर दोगे दोस्तों, काम हो जाएगा। कहने का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट अपॉन द सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट एफिशिएंसी, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। आंसर निकालो इसका, निकाल के देखते हैं आपके सामने ही। 231 अपॉन 354.54, 65 के करीब आ रहा है ना, 65.15%। कहने का मतलब एफिशिएंसी जो आया 65%, 65.15 ना परसेंट। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर सेकंड, मतलब ये फाइनल आंसर है, यही पूछ रहा अभी का। ठीक है, इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन, आपको घबराने की कहीं भी जरूरत नहीं है। और अगर आपका ब्लॉक शेयर भी मेंशन किया होता तो दोस्तों ब्लॉक शेयर के जो फॉर्मूले भी हैं वो इन्हीं से तो मिले जुले हैं, कोई नए थोड़ी अलग से बनाए हैं किसी ने, इन्हीं से तो मिले जुले हैं। फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए थे, उन्हीं फॉर्मूले को फिर से लगा देना दबा के, वहां से आपका ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। और ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ में आपको यहाँ पर रखना है, फिर कोरिलेट करना है।
कौन मिनिमम है, फिर आ जाएगा काम, फिर आपका सेम टू सेम प्रोसीजिंग है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके जो है कंप्लीटली अब आपको रिलेट भी हो चुके होंगे, क्योंकि अभी तक जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करते ना, मैंने पहले से आपको कहता आ रहा हूँ कि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करते तब तक आपको फील नहीं आता चीज़ों का। अब आपको फील आ रहा होगा कि कैसे आपको विड्थ रखना था। ये देखो ना, ये नेट इफेक्टिव एरिया कैसे लेना था, यहाँ पर आपको ए जी के लिए बी इंटू टी करना था, तो बी की जगह आप कैसे लेते हैं, ऐसे विड्थ ले लेते हैं प्लेट की इस तरह से, क्योंकि दिया रहती है चीज़ें। ये क्वेश्चन है एग्जाम का, किसी मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी और इंजीनियरिंग सर्विस का। तो आपको तरीका जब याद तभी रहता है, तरीका आपको तभी इंप्लीमेंट करना आता है एग्जाम में, जब एक बार आपने एग्जाम में एग्जाम से पहले उसको किया हो, सॉल्व किया हो, किस तरह से के बी करना है, ये सब बातें। ठीक है जी, समझ आई चीजें? हम्म। अगले एपिसोड में दोस्तों हम लोग करेंगे, अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे अब थोड़ा सा डबल एसएम के कुछ फॉर्मूले हैं बोल्ट के, एक दो फॉर्मूले और हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा असेंट्रिक लोडेड कनेक्शन फॉर द बोल्टेड ज्वाइंट। और दोस्तों मैं केवल बोल्ट का आपको बताऊंगा, क्योंकि जब बोल्ट का मैं असेंट्रिक लोडेड कनेक्शन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वही सेम चीज आपके रिवेट में भी आप इंप्लीमेंट करने ना, कहाँ जहां मैं जिस जिस जगह मैं बोल्ट बोलूंगा वहीं वहीं जगह आपको रिवेट करना है, और सारी की सारी कैलकुलेशन सेम चलती है, सारी कैलकुलेशन सारे फॉर्मूले सेम चलते हैं, बस जहां जहां मैं बोर्ड बोलूंगा उसको रिप्लेस कर देना रिबेट से, बस और सिर्फ चेंज चलो। कहने का मतलब है जब बोर्ड के लिए हम एसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन समझेंगे तो सेम आप रिबेट के लिए भी साथ साथ सीख रहे हैं। इसीलिए जब हमने रिबेट को अंत किया था, रिबेट को पढ़ रहे थे, वहां पर नहीं बताया था मैंने, याद होगा आपको, नहीं बताया था, मैंने कहा था कि जब हम बोर्ड पढ़ेंगे तो वहीं पर मैं बता दूंगा आपको एसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन। आता है वो एग्जाम में, एसएससी वगैरह में भी, और स्टेट जेई और ए लेवल में भी आता है, और मेंस एग्जाम के लिए तो कभी अगर आप देना चाहें तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है मित्रों। समझ आया कुछ, क्या हुआ है? बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या किसी भी तरह की, कोई भी कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो बताइए, किसी भी तरह की अगर है तो बताओ। अगली क्लास में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसी के, अगली क्लास में इसी से हम आगे पढ़ेंगे, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं आप। चलिए फिर आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों।